नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंदु दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का जो विषय बिंदु है बेहद महत्वपूर्ण है, वह है देखिए 2024 और 25 का कांस्टेबल का री एग्जाम के संदर्भ में ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन की तरफ से अंतिम प्रहार यूपीपी के लिए अंतिम प्रहार का आशय क्या है कि बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके यूपीपी की परीक्षाओं में बिल्कुल आने वाले हैं और जो अब तक आए हैं, जिस रूप में पूछे जाते हैं, एक नमूना आपको पूरी तरह से दिखाई जा रहा है। और इस नमूने के आधार पर अगर हम अपने लक्ष्य को टारगेट करेंगे तो सफलता में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं सॉल्यूशन के तरफ कि परीक्षा में किसी भी परीक्षा को देने के पहले यह जरूर निर्धारित होना चाहिए कि परीक्षा जो में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह किस आधार पर पूछे जाते हैं, उनके पूछने का आधार क्या है। तो निश्चित है इस दिशा में यह ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन का जो अंतिम प्रहार यूपीपी कांस्टेबल के लिए रखा गया है, आपके सफलता के लिए बिल्कुल सही और निर्णायक साबित होगा। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, चलें शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने प्रस्ताव किया। 1921 में केंद्रीय बजट से रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति ने प्रस्ताव किया। कहने का मतलब आप ये भी जानिएगा कि 1921 से पहले केंद्रीय बजट के में रेल बजट समाहित था। मतलब रेल बजट के लिए अलग से नहीं प्रस्ताव लाया गया था, अलग से नहीं प्रस्तुत किया जाता था, ये केंद्रीय बजट के अंतर्गत आता था। लेकिन केंद्रीय बजट से रेल बजट को क्या किया गया, अलग किया गया। और अलग कब किया गया, बताया जा रहा है कि यह किस समिति के आधार पर अलग किया जा रहा है। तो यह समिति आपकी है एक वर्थ समिति। कौन सी समिति है, केंद्रीय बजट को रेल बजट से अलग करने के लिए जिस समिति ने सिफारिश की, उस समिति का नाम है बच्चों, कौन सी समिति, एकवर्थ समिति। एकवर्थ समिति की रिपोर्ट में ही केंद्रीय बजट को से रेल बजट को अलग किया गया था। किस समिति पर, एकवर्थ समिति पर। केंद्रीय बजट से रेल बजट को क्या किया गया, अलग कर दिया गया। और कब, 1900 और किसकी सिफारिश पर, एकवर्थ समिति की सिफारिश पर। बढ़े, अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है। एक प्रकाश वर्ष का मापन, प्रकाश वर्ष जो है वह मापने का पैमाना है, वह किसको नापता है। तो प्रकाश वर्ष क्या मापता है। तो यहां प्रश्न दिया गया घनत्व, समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश वर्ष क्या मापता है, दूरी को मापता है। प्रकाश वर्ष क्या मापता है, दूरी को मापता है। प्रकाश वर्ष दूरी को मापता है। और एक प्रकाश वर्ष अगर हम कहें यह दूरी के मापने का पैमाना है, प्रकाश वर्ष द्वारा अगर हम इसकी डिफाइन करें तो प्रकाश, याद रखिएगा इस प्रश्न को, प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है। तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई दूरी, एक वर्ष में क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है, एक वर्ष में चली गई दूरी को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश। एक वर्ष में जितनी चली गई दूरियां हैं उसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या मापता है, दूरी को मापता है। क्या मापता है, दूरी को मापता है। क्लियर हो गया।
अगले प्रश्न पर हम लोग चलें। सॉलिड स्टेट ड्राइव एक उदाहरण है। सॉलिड स्टेट ड्राइव एक क्या है? उदाहरण है। कंप्यूटर से प्रश्न है। मैलवेयर, राउटर, भंडारण उपकरण, एंटीवायरस। यहां आपको बताना क्या है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव या किसका उदाहरण है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है बेटा, यह भंडारण अर्थात इसे स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या है? स्टोरेज डिवाइस का क्या है? उदाहरण है। स्टोरेज डिवाइस का क्या है? यह उदाहरण है। सॉलिड स्टेट ड्राइव का उदाहरण कौन है? स्टोरेज डिवाइस। अब यहां अगर इसको भी जानना चाहे, थोड़ा सा जान जाइए, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। मैलवेयर क्या है? मैलवेयर बच्चों यह एक सॉफ्टवेयर है। मैलवेयर क्या है? यह भी एक क्या है? सॉफ्टवेयर है। पहला प्रश्न आपका क्लियर हो गया कि सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या है? भंडारण उपकरण, इसे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। मैलवेयर क्या है? यह भी एक सॉफ्टवेयर है जो दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। सॉफ्टवेयर ऐसा जो दूसरों सॉफ्टवेयर पर छत करता है, नुकसान पहुंचा देता है। पहुंचाने के दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैलवेयर के रूप में जाना जाता है। दूसरा है राउटर। राउटर को भी आप जानते रहिए, पूछा जा सकता है। राउटर जो है नेटवर्किंग उपकरण है। यह क्या है? यह भी नेटवर्किंग उपकरण है। नेटवर्किंग उपकरण है क्या? राउटर। भंडारण उपकरण क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव का एक उदाहरण है। एंटीवायरस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। एंटीवायरस क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। मैलवेयर, राउटर, एंटीवायरस ये भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को हार्मफुल वायरस से रक्षा करता है। जो कंप्यूटर को हार्मफुल वायरस से क्या करता है? रक्षा करता है। कौन? एंटीवायरस। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? संवैधानिक उपचारों का, ऐसे कानूनी उपचार माने कानून से संबंधित जो दिक्कतें हैं उनके लिए उपचार दे करता है। अब यहां प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार दे रहा है? कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक के तहत उसके लिए उपचार दे रहा है, उसके लिए सुलभ करा रहा है? वह कौन सा है? तो यहां पर दिया गया है 42, 44, 31, 32 और वह अनुच्छेद आपका है बच्चों अनुच्छेद 32। अनुच्छेद कौन सा है? 32। और यह भी आगे याद रखिएगा, अच्छे प्रश्न है, अगर यह पूछा जा सकता है तो इसके आगे भी, इससे कुछ आगे पीछे जानने का प्रयास करिए। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का जहां अधिकार है और इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार की वजह से जो अधिकार मिला है उसका कानूनी उपचार है। अगर इस अधिकारों को, कौन से अधिकार? जो फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार हैं, इन अधिकारों को किसी के द्वारा रोका जाता है या छीना जाता है तो जिस व्यक्ति के मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है वो आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत जा सकता है। और इसी जाने का जो रास्ता मिला है कि किसी व्यक्ति के मौलिक मूल अधिकारों को छीना जा रहा है तो इसके विरुद्ध हम जा सकते हैं। वह कहां जाएंगे? वह हम अनुच्छेद 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाएंगे। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट में जाते हैं। और इसी
कारण से कि अधिकार हमारे किसी के द्वारा छीने नहीं जा सकते जब तक कौन है, अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 पावर देता है कि व्यक्ति नागरिकों के किसी भी प्रकार के फंडामेंटल राइट्स को छीना नहीं जाता। और इसकी यह विशेषता देख करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसे संविधान की, भीमराव अंबेडकर इसे संविधान की क्या कहा, आत्मा कहा। इसे क्या कह दिया, संविधान की आत्मा। अगर पर्टिकुलर पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा कौन है, तब अगर पर्टिकुलर नाम से पूछा जाएगा कि कौन भारतीय अनुच्छेद 32 को किसने भारतीय संविधान का या कहा जाए संवैधानिक अधिकार का किसने आत्मा का, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन अगर पूरे प्रश्न के आधार पर पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा है कौन, तब प्रस्तावना। और अगर यह पूछा जाए कि अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा, तो वह कौन कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहां 2-3 प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, वह कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32। इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। और इसी आर्टिकल के तहत नागरिकों को अगर उनके मूल अधिकार छीने जाते हैं तो 5 प्रकार की रीट जारी करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। वह 5 प्रकार की रीटों के माध्यम से न्यायालय में जाते हैं। वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार पीछा। तो यह क्वेश्चन आपका यहां से क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर कितनी थी। परसेंटेज दिया गया है 17.64%, 19.64%, 27.64%, 29.64%। तो 2001 से 2011 के दशक के दौरान देखा जाएगा तो जनसंख्या का जो औसत वृद्धि हो रहा है वह कितना, 17.64%। कितना हो रहा है बच्चों, 17.64% यहां पर वृद्धि हो रहा है। तो कब से कब, 2001 से 11 के बीच में 17.64 का जो यह वृद्धि दिखाया जा रहा है। और इस दौरान यह 2001 से 11 के दशक के दौरान ये बातें हैं कि 17, यह अनंतिम आंकड़े अगर देखेंगे तो 2001 से 11 का यह अनंतिम आंकड़ा है, अनंतिम आंकड़े हैं। अनंतिम आंकड़ों के आधार पर 2001 से 17.64% है वृद्धि। जबकि अगर इसके हम अंतिम आंकड़ों के अनुसार देखें, इसका यहां अनंतिम अगर पूछ देता तब आपका यह प्रश्न होता। लेकिन अगर यही कहा जाए 2001 से 2011 के बीच में इतने अंतिम आंकड़ों के आधार पर, अनंतिम नहीं बल्कि अंतिम आंकड़ों के आधार पर औसत वृद्धि दर क्या थी, तब यहां आपका प्रश्न हो जाता 17.7%। यह कैसा, फिर से देखें 2001 से 2011 के दशक में डायरेक्ट पूछा गया जनसंख्या का औसत वृद्धि दर, तो आपका प्रश्न सही है। उत्तर क्या होगा, 17.64। कभी कभी अनंतिम का भी दे देते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए अनंतिम नहीं दिए और यहां दे दिए अंतिम रूप से औसत वृद्धि क्या थी, तब आपका प्रश्न क्या हो जाता, 17.7%। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता। नवनिर्वाचित मतलब लोकसभा का विघटन हो गया हो, पुनः चुनाव कराए जा रहे हैं और चुनाव के बाद रिजल्ट आने के बाद लोकसभा की क्या बुलाई जा रही है, बैठक। अब प्रश्न है नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रोटेम कुछ समय के लिए स्पीकर नियुक्त कर सकता है। प्रश्न है कि जब नई लोकसभा का गठन होता है, जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में जीते हुए जो सांसद होते हैं और जब वह लोकसभा में जाते हैं तो उसी को नई लोकसभा कहा जाता है।
वही प्रश्न पूछ रहा है कि लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सबसे पहले सारे लोग चुनाव जीत कर आए हैं, उसमें कहा कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। पहला चीज तो यह जान लीजिएगा कि प्रोटेम स्पीकर जो होता है वह अस्थायी अध्यक्ष है। वह कैसा अस्थायी है? अस्थायी अध्यक्ष होता है। और अस्थायी अध्यक्ष यह जो बनता है उसका एक ही काम अस्थायी नहीं बनता, अस्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष का एक ही कार्य है नए सदस्यों को शपथ दिलाना। इनका एक ही कार्य है कि नए सदस्यों को क्या दिलाया जाए? शपथ। नए सदस्य का अर्थ जो चुनाव जीत करके आए हैं उनका शपथ दिलाया जाए। और शपथ दिलाने के बाद इनका कार्य खत्म हो जाता है। किसका? प्रोटेम स्पीकर। अब नए सदस्य जो चुनाव जीत कर आए हैं उनमें पूछ रहा है कि जो प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के बाद भी यह चीजें बनी थी। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बढ़े अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वर्षा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्षा को मापने के लिए पहला प्रश्न है किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है और जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है। तो वह है कौन? विकल्प में दिया गया रेन गेज, पायरानोमीटर, रेन मीटर, एनीमोमीटर। तो वर्षा को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वह कौन है? रेन गेज है। कौन? रेन गेज। तो आप लोग बना लीजिएगा, वर्षा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेन गेज। हो गया। वहीं पर अगर देखा जाए पायरोमीटर तो सौर विकिरण की तीव्रता को मापता है। एनीमोमीटर जो है वह एनीमोमीटर वायु की गति को मापता है। किसकी गति को? वो एनीमोमीटर जो है वायु की गति को मापता है। पायरोमीटर जो होता है वह सौर विकिरण की शक्ति का अगर हम कहें तो सौर विकिरण की शक्ति को मापता है। तो यह भी प्रश्न आपका है कि वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वह उपकरण है कौन सा? रेन गेज। तो यह क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है माल और सेवा कर, जिसे हम क्या कहते हैं? माल और सेवा कर, जिसे हम कहते हैं जीएसटी। माल और सेवा कर जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? या आप यही जानिए जीएसटी का अध्यक्ष कौन होता है या माल और सेवा कर का चेयर पर्सन या कौन होता है? यहां दिया गया है विकल्प भारत का उपराष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो जीएसटी का जो अध्यक्ष होता है वह होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। हो गया। तो माल और सेवा कर पर नोट कर लीजिएगा, माल और सेवा कर पर कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला है कि निम्नलिखित में कौन एशियन क्लियरिंग यूनियन का सदस्य है? एशियन क्लियरिंग यूनियन का सदस्य है तो जापान नहीं है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है,
संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, तो कौन है? भारत है। एशियन क्लियरिंग यूनियन का जो सदस्य है वह कौन है? वह है भारत है। एशियन क्लियरिंग यूनियन का सदस्य कौन है? भारत है। अगला है 1927 में ब्रुसेल्स 1927 में ब्रुसेल्स में उत्पीड़ित विपक्षी राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में उत्पीड़ित मतलब जो विपक्षी थे, उत्पीड़ित की गए राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कौन शामिल हुए? 1927 के उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में, उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कौन शामिल हुआ था? सुभाष चंद्र बोस? नहीं। आचार्य नरेंद्र? नहीं। जेपी नारायण? कौन? 1927 में जो उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं का सम्मेलन हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए थे। कौन हुए थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला है जनवरी 2024 में WHO के क्षेत्रीय निर्देशक के रूप में, WHO वेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का अर्थ क्या है? वेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्रीय निर्देशक, वेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्रीय निर्देशक के रूप में निम्न में किसे नियुक्त किया गया है? निम्न में किसे नियुक्त किया गया? यहां विकल्प आपका है कि यहां जो विकल्प है पूनम खेत्रपाल, नहीं, डॉक्टर मार्गरेट रेडचैन, नहीं, सामिया वाजिद। किसे नियुक्त किया गया था? सामिया वाजिद को क्षेत्रीय निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? मौर्य काल। अगला प्रश्न, मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित राख गट गुफाएं, याद रखिएगा, कौन सी गुफाएं? राख गट गुफाएं माना जाता है। मौर्य काल की में भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित राख कट गुफाएं माना जाता है? तो यह आपका उत्तर क्या होगा? बराबर और नागार्जुनी गुफाएं। पहला विकल्प ही सही है। बाघ गुफाएं नहीं है, ये नहीं है, एलिफेंटा गुफाएं नहीं, कौन है? बराबर और नागार्जुनी गुफाएं, बराबर और नागार्जुनी गुफाएं। हो गया बराबर और नागार्जुनी गुफाएं। अगला देखा जाए, खेलों के संबंध में वाडा का अर्थ क्या है? यह जो लिखा गया है इसका माने क्या है और यह किससे संबंधित है? भी ध्यान दीजिएगा, वाडा किससे संबंधित है? यह प्रश्न आपका उत्तर होगा खेलों से। वाडा का फुल फॉर्म क्या है, अर्थ क्या है? तो वाडा का अर्थ है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। पहला विकल्प ही सही है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। बढ़े तो खेलों के संबंध में वर्ल्ड, यहां अगला विकल्प क्या था? वर्ल्ड ऑटोनॉमस डोपिंग एजेंसी भी नहीं है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन नहीं है, रेसलिंग एंटी डोपिंग एजेंसी भी नहीं है। बढ़े अगला देखा जाए, जनवरी फरवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा टांस्क्यू में किन दो देशों ने भाग लिया? 2024 की घटना पर है, ध्यान दीजिएगा। जनवरी फरवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास में कौन से दो देशों ने भाग लिया? 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास के साडा टांस्क्यू में किन दो देशों ने भाग लिया?
तो वह भाग है भारत और चीन, नहीं। भारत पाकिस्तान ये भी नहीं भाग लिए थे 2024 के सारा टेस्ट में। यह भाग लेने वाले देश हैं भारत और सऊदी अरब। कहाँ है? भारत में भारत और सऊदी अरब। अगला प्रश्न है गुगा नृत्य, ध्यान दीजिएगा, गुगा नृत्य निम्नलिखित किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? गुगा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? किस राज्य का पारंपरिक रूप से क्या है? नृत्य है। चला देखा जाए, केरल नहीं, असम भी नहीं, तमिलनाडु भी नहीं, किसका है? हरियाणा। हरियाणा जो नृत्य है परंपरागत, हरियाणा का परंपरागत जो नृत्य है वह कौन सा है? गुग्गा नृत्य। कौन सा नृत्य है? गुग्गा नृत्य। गुग्गा नृत्य किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो आपका उत्तर क्या होगा? हरियाणा का है। कहाँ का है? हरियाणा का। तो आप देख लिए, पहला जीएसटी से शुरू होकर के कहाँ गया? गुग्गा नृत्य पारंपरिक लोक नृत्य से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मनाए जाने वाले फसल कटाई उत्सवों में एक नहीं है? भाई फसलों के कटाई के में से यहाँ क्या करा है? फसलों की कटाई का उत्सव। फसल की कटाई के समय कौन कौन से भारत में उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं? भारत में मनाए जाने वाले फसल कटाई उत्सव में एक नहीं है। तीन कहने वाला तीन है, एक नहीं है। तो फसल कटाई के उत्सव में बैसाखी भी है, लोहड़ी भी है, ओणम है, लेकिन एक जो नहीं है वह कौन है? वह दिवाली है। तो यहां का उत्तर क्या होगा? दिवाली। कौन सा उत्सव होगा? दिवाली। क्योंकि नहीं है पूछा है तो इसमें केवल कौन सा उत्तर है? दिवाली इसमें नहीं है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र का एक उदाहरण है? स्थलीय परितंत्र का एक उदाहरण है। तो स्थलीय परितंत्र का उदाहरण तालाब नहीं है, नदी भी नहीं, घास के मैदान। स्थलीय परितंत्र का अगर उदाहरण माना जाता है तो वह कौन है? घास का मैदान। स्थलीय परितंत्र का जो उदाहरण है वह है घास का मैदान। क्लियर हो गया? स्थलीय परितंत्र का जो उदाहरण है वह कौन है? घास का मैदान। अगला देखा जाए, एक्टिनाइट श्रेणी धात्विक रासायनिक तत्वों का एक वर्ग है। यहां भी कैसे दिया गया क्वेश्चन? एक्टिनाइट श्रेणी कामा कामा धात्विक रासायनिक तत्वों का एक वर्ग है। इस श्रेणी में धात्विक रासायनिक तत्वों का जो वर्ग है, कितने वर्गों में यह श्रेणी है? एक्टिनाइट श्रेणी के धात्विक रासायनिक कितने तत्वों का यह वर्ग है? तो यहां विकल्प है 15। ये 15, तो पहला विकल्प ही सही है, 12 नहीं है। एक्टिनाइट श्रेणी 15 धात्विक, कितना? 15 धात्विक रासायनिक तत्वों का एक वर्ग है। 15 धात्विक रासायनिक तत्वों का क्या है? एक वर्ग है। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की समुद्री तट रेखा, भारत की समुद्री तट रेखा जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह भी शामिल हैं। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप भी। यहां हमें क्या जानना? भारत की समुद्री तट रेखा जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप भी शामिल हैं, वह कहां कितने हैं? यहां पर यह 7,416.6 किलोमीटर, 7,616, 7,516.6 किलोमीटर। आपका यहां विकल्प क्या होगा?
यहाँ होगा 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर आपका यह है। अगले विकल्प को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं? यहां क्या कर रहा है, नए चेयरमैन कौन बने हैं? राजकुमार, निम्नलिखित में से कौन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया है? तो कौन चेयरमैन बनाया गया है? यहां पर रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ, तो आदित्य सिंह जाधव को कहां बनाया गया? यहां। क्लियर हो गया होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है? यहां विकल्प दिया गया है 16.45 करोड़, 10.42 करोड़। तो यहां पर 16.45 करोड़ नहीं है, बल्कि 10 आदिवासियों की जो जनसंख्या हमारे यहां है वह 10.42 करोड़ रुपए। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? एंशिएंट हिस्ट्री से प्रश्न है, प्राचीन इतिहास से प्रश्न है कि शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो शकों पर विजय करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय किसका? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। हो गया। भारतीय संगीतकार उस्ताद उल्ला रखा कुरैशी, भारतीय संगीतकार उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी का संबंध वाद्य यंत्र से, ये सारे वाद्य यंत्र हैं, उस्ताद अल्लाह कुरैशी का जो संबंध है वह किससे है? तबला से। वह भारतीय संगीतकार उस्ताद अल्लाह कुरैशी का जो संबंध है वह किससे है? तबला से, तबला से है। अगला, वह सामग्री जिसके माध्यम से चीजें देखी जा सकती हैं क्या कहलाएंगे? वह सामग्री जिसके माध्यम से चीजों को हम देख सकते हैं, चीजों को देखी जा सकती है, वह है पारभासी सामग्री या प्रवाह की सामग्री, अपारदर्शी सामग्री या पारदर्शी सामग्री। तो किसके माध्यम से देखी जा सकती है? पारदर्शी सामग्री के माध्यम से देखी जाती है। वह सामग्री जिसके माध्यम से चीजों को पारदर्शी सामग्री के माध्यम से देखा जा सकता है। तो बढ़ें अगले प्रश्न पर। तो इसी के साथ ही बच्चों आज का क्लास जो हम लोग ग्रीनवर्ड पब्लिकेशन के तहत आपके इस चैनल पर जो टारगेट किया गया है यूपीपी का पुनः एग्जाम के संदर्भित, तो आप सभी लोग तब तक के लिए क्लास को यहीं पर विदा करते हैं। पुनः मिलते हैं। जय हिंद।